सो टुडे मैम वी जी बोलिए। मैम मुझे लगा वो माइक शायद म्यूट है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है क्योंकि वो आवाज नहीं आ रही थी, बट कर्सर का मूवमेंट दिख रहा था। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करूँ मैं स्टार्ट? यस जी मैम। मैम। ओके फाइन। ठीक है, सो टुडेज वेबिनार इज अबाउट ऑल अबाउट योर एमए इग्नू साइकोलॉजी। ओके, सो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आपका आप लोग इग्नू जब ज्वाइन करते हैं, सो इट इज अबाउट द ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, so that you can do it simultaneously while you are working, or you are not even working but still you want to do it with open things. ठीक है, so that is why you all are into ignu, or someone may be planning to enter into ignu program of psychology. इट इज फ्रॉम 2 to 4 years, 2 साल मिनिमम होता है, 4 साल का मैक्सिमम प्रोग्राम होता है, एंड मीडियम इज इंग्लिश ओनली। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि मैम ये हिंदी में भी होता है कि नहीं, नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है। एलिजिबिलिटी, एनीवन कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम जिसके पास ऑलरेडी एक यूजी बैचलर्स की डिग्री है फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। Okay, so anyone from any field, from any subject can join MA psychology program from IGNU. So this is the very basics. Now first we need to understand the whole program structure and the detailed syllabus of MA psychology. Starting with the first year, आप सबको पता है already कि in MA you have 2 years. One is first and another is second year program. IGNU में semester नहीं चलते, अभी भी yearly programs चलते हैं. In first year you have total 6 main subjects, as you can see 1 2 6 here, and the last one is practical. So the main subject here, the first subject number 1 is about cognitive psychology, learning and memory, then lifespan psychology, personality, social psychology, research methods, statistics, and finally you have your practicals. And total 32 credits जिसके मिलते हैं आपको. तो जब आपके एग्जाम्स होते हैं, okay, when you have 2 cycles, आपका जून का या आपका दिसंबर का. सो यू हैव 2 yearly cycles. जो बच्चे जून में एनरोल करते हैं, दे गिव एग्जाम्स इन नेक्स्ट ईयर जून, और जब दिसंबर में एनरोल करते हैं दे गिव एग्जाम्स इन दिसंबर. फर्स्ट ईयर में ये 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है. बिकॉज ऑफ इग्नू यू ऑल हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि आप या तो 6 के 6 एग्जाम सब्जेक्ट्स एक साथ दे सकते हैं एक ईयर में. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट runs from 2 year minimum to 4 year maximum. तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि बहुत बिजी हैं, वर्किंग हैं और नहीं इतनी पढ़ाई कर पाते हैं, तो दे स्प्लिट इट इनटू अदर 2. तो वो पहले जो उनको इजी लगता है, जो वो कर सकते हैं, तो दे व्हाट दे डू 3 or 4 एग्जाम्स ऑल टुगेदर इन 1 year. एंड बाकी एक पेपर 2 पेपर या कभी किसी वजह से रह जाता है, तो वो अगले 6 महीने बाद भी दे सकते हैं और दे देते हैं. ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम इग्नू कि आप कभी भी एग्जाम्स अपने एट योर कन्वीनियंस दे सकते हो. ओके, नाउ in this particular first year, what you need to understand is MPC 005 and MPC 006. These two topics, one is research methods in psychology, another is statistics in psychology. These two subjects are of high importance, बहुत ज़्यादा important है, and at times बच्चों को थोड़े से difficult भी लगते हैं when you are new to this field, new to psychology. तो generally student find it bit difficult because statistics में they do ask numericals also. Okay, so यहाँ पे another level of importance is that अभी हम पढ़ेंगे in your next year, that is second year, you have 3 options to choose. Group A is about clinical psychology, Group B is about counseling psychology, and Group C is about organizational psychology. 3 कोर्सेज आपके पास हैं जिसमें से आप चूज करते हो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन सा ग्रुप लेना चाहते हो. ओके, वी विल डिस्कस इट इन फर्दर कि आप
ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, तो वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम बस बेसिक फ्रेमवर्क समझ रहे हैं। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो इट हैज 3 major subjects. Similarly, the group B and C also has 3 major subjects: psychopathology, psychodiagnostic and psychotherapeutic methods. इनकी details will study in further slides. इसमें भी आपके practicals होते हैं. Then in second year you have some additional things. One is internship. Internship जो आप किसी क्लिनिक सेटअप में, हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो और जहाँ पे आप लर्न करते हो, वेर यू एक्चुअली लर्न साइकोलॉजिकल स्किल्स, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इंटर्नशिप। उसकी रिपोर्ट भी बनती है इग्नू में, लाइक 10 केस स्टडीज एंड एवरीथिंग, जिसका पैटर्न ऑलरेडी हमें इग्नू में प्रोवाइडेड है। आपको एक बुकलेट मिलती है जब आप इग्नू में एनरोल करते हो, तो दे प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद योर बुक्स, दे प्रोवाइड दिस इंटर्नशिप का बुक ऑल्सो, वेयर दे गाइड यू कि आपको किस फॉर्मेट में उन केस स्टडीज के बारे में बात करनी है, ओके। देन यू हैव द लास्ट हेयर इज द प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। यहाँ पे अगेन 2 चीजें हैं, या तो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर है रिसर्च प्रोजेक्ट से, जिसमें आप साइनॉप्सिस देते हो। साइनॉप्सिस माने रिसर्च रिलेटेड साइनॉप्सिस, आप कुछ प्रपोज करते हो कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, इसमें हम कैसे काम करते हैं। बट अगर कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है और या उनको इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज उनका इंटेंट नहीं है इस चीज को करने का, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस सब्जेक्ट अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि आई गेस 2021 में ही ऐड हुआ है, ओके पहले नहीं था, इट जस्ट हैड बीन एडेड रिसेंटली। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनका एमए साइकोलॉजी इग्नू से करने का गोल रिसर्च करना नहीं है, फर्दर पीएचडी करना या रिसर्च में एंट्री लेना अगर आपका गोल नहीं है, तो आपको अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज अनदर सब्जेक्ट जिसके अंदर फर्दर आपके ब्लॉक्स आ जाएंगे, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना है, समझना है और एग्जाम देना है। बट अगर हम प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल की तरफ, तो उसका क्राइटेरिया पूरा अलग है, विच वी विल जस्ट डिस्कस। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि जो फर्स्ट ईयर में हमने बात करी थी रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी की, 2 सब्जेक्ट्स की हमने बात करी थी। ये दोनों सब्जेक्ट्स क्लियर करने, एग्जाम देके पास होना इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि साइनॉप्सिस और थीसिस पे काम करना है, डिसर्टेशन करना है, उसके लिए आपको वो रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स का पेपर निकालना बहुत मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि ड्यू टू सम रीजंस आप अपने फर्स्ट ईयर में उन 2 एग्जाम्स को नहीं देते हो या आपकी तैयारी नहीं है और आप प्लान करते हो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में दोगे, ओके, तो जब तक आप उन 2 एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर लेते, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप साइनॉप्सिस का प्रपोजल सबमिट नहीं कर सकते। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज अनदर ऑप्शन जो हम चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर अगेन यू हैव 3 मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी, assessment in counseling and guidance, interventions in counseling, प्रैक्टिकल्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अपने प्रैक्टिकल्स हैं, देन अगेन वो ये वाला पार्ट सबके लिए सिमिलर है, ठीक है। इंटर्नशिप चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा ग्रुप चूज किया है। अगर आप क्लिनिकल में जाते हो तो इंटर्नशिप आप हॉस्पिटल्स में जाके करते हो, क्लिनिकल सेटअप्स में करते हो, जहाँ पे एक्चुअली क्लिनिकल काउंसलिंग दी जाती है, साइकोथेरेपीज दी जाती है, अलग अलग डिजीजेस को केटर किया जाता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को केटर किया जाता है, राइट। तो वहां पे इंटर्नशिप करते हो। अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी ग्रुप में जाते हो तो इंटर्नशिप का नेचर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ जाके काउंसलिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो आप स्कूल्स में जा सकते हो, एनजीओज में जा सकते हो, और जो भी आपको इंटरेस्ट करता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी इज अ ब्रॉडर फील्ड, तो आप वहां जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर जब हम बात करते हैं द लास्ट ग्रुप जो कि इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का है, तो ये दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेटअप, यानी कि जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आज,
वहां पर भी साइकोलॉजी की डिमांड है, वहां पर भी उनका रोल है, स्पेशली जो HR डिपार्टमेंट होता है. तो व्हाट दे डू, दीज पीपल गो एंड डिजाइन प्रोग्राम्स लोगों के लिए, वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन इससे रिलेटेड टेस्टिंग भी होती है. अलग अलग ग्रुप्स जैसे हम पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स में जब हम पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग टेस्टिंग भी कवर करते हैं, कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट कहाँ यूज होता है. तो इसमें भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट होता है. ओके, एंड प्रोजेक्ट का जो नेचर है, जो रिसर्च क्वेश्चन आप लेके चलना चाहते हो, वो भी आपके टाइप जो आपने सिलेक्ट किया है, ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया है सेकेंड ईयर में, उसके हिसाब से चेंज होता रहता है. नाउ दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट ईयर. आप नोटिस करेंगे आपके फर्स्ट ईयर में जैसे हमने बात करी थी 6 सब्जेक्ट्स हैं. इन दो 6 सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट कंटेन 4 ब्लॉक्स. ठीक है, एज यू कैन सी कॉग्निटिव, साइकोलॉजी, लर्निंग, मेमोरी में यू हैव 4 ब्लॉक्स हेयर. प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. लाइफ स्पेन साइकोलॉजी में यू हैव ऑल दीज 4 ब्लॉक्स. देन पर्सनालिटी, थियरीज एंड असेसमेंट में अगेन यू हैव इन डिटेल 4 ब्लॉक्स. तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, तो इन ईच यू हैव 4 ब्लॉक्स कवरिंग ऑल दोज टॉपिक्स. ठीक है, practicals of first year, there are 8 practicals: attention span, memory experiment, intelligence testing, personality testing, test for social behavior, sociometry practical, family pathology scale and problem behavior checklist. अब ये 8 practicals हैं. out of these 8 practicals आपको practical file में 5 practical लिखने होते हैं. ओके, प्रैक्टिकल फाइल का फॉर्मेट भी आपको, आपका जो सेंटर है जनरली वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है. इसका जो वेटेज है एग्जाम में, तो जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपके सेंटर के थ्रू होता है, तो 50% तो आपको वहीं से मिल जाता है. यानी कि जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे स्कूल में करते थे 9th 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में, अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोग प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते थे, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्रैक्टिकल फाइल का कॉन्सेप्ट होता है, और आप जो उसमें कंडक्ट करते हैं स्कूल अपने सेंटर के लेवल पे, और जो फाइल में लिखते हैं उसका 50% वेटेज रहता है. यानी कि 50% आपको इंटरनल असेसमेंट मिलता है. और बाकी जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगेन, अगर आपका जो स्कूल में जिस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होते थे, एक एक्सटर्नल आता था, आपका वाइवा भी होता है, आपको उसी दिन एक एग्जाम दिया जाता है कंडक्ट करने के लिए, एक टेस्ट दिया जाता है, जो पीछे अभी आपने 8 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं उसमें से कोई आपको टेस्ट मिलता है. एंड आप अपना सब्जेक्ट उस दिन साथ लेके जाते हैं. सब्जेक्ट मीन्स आप अपने किसी फ्रेंड को ले जा सकते हैं जिसपे आप ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वो लेके जाते हैं. एंड देन एक एक्सटर्नल होता है जो आपसे पूछता है कि ये एग्जाम, ये जो प्रैक्टिकल आपने कंडक्ट किया, ये कैसे कंडक्ट किया, और जो रिजल्ट आपने निकाला इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो. ओके, तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो वो आपसे पूछते हैं, और वो थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे. ओके, जैसे इंटेलिजेंस टेस्टिंग है या भाटिया बैटरी के थ्रू जो हम करते हैं, तो इंटेलिजेंस में IQ का कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछ सकते हैं. तो इस तरीके से वो आपको थ्योरी, बेसिक आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पता होना चाहिए. प्रैक्टिकल्स में एक और सजेशन जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि कोशिश करो इफ पॉसिबल, आप अपने जो आपका सेंटर है इग्नू का, अगर वहां पे सैटरडे क्लास होती है, संडे होती है, दोनों दिन होती है, तो जिस भी दिन प्रैक्टिकल वो लोग रखते हैं ना, ट्राई टू अटेंड दैट. इफ पॉसिबल ट्राई टू अटेंड दैट. आपको वो प्रैक्टिकल वहां पे जाके जो आप अटेंड करते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम. क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस तो कंडक्ट होती नहीं है इग्नू में, बट जो भी होती हैं, अगर वो जब भी प्रैक्टिकल शेड्यूल कर रहे हैं, आप, मेरा सजेशन यही है, आप जाकर प्रैक्टिकल जरूर वहां पे प्रैक्टिस कीजिए. एंड दीज आर इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं होते हैं. आप इस तरीके के प्रैक्टिकल्स अगर एक बार करते हैं तो आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और वो आपको फाइनल्स में बहुत हेल्प करेगा. ओके, सेकेंड ईयर में अगेन हमने बात करी थी कि अगर आप ABC तीनों में से कोई भी चूज करते हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट ईच आते हैं. जैसे कि अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी लेते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में सारा क्लिनिकल से रिलेटेड सिलेबस कवर्ड है, जिसमें कि
सारे आपके डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मूड डिसऑर्डर है, उसके टाइप्स होंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसके टाइप्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। साइको डायग्नोस्टिक में आप इस तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज को कैसे डायग्नोस करते हो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, देन व्हाट आर द साइकोमेट्रिक टूल्स जिनके थ्रू आप इन सबको एक्सेस कर सकते हो। देन थेरेपी वाले पार्ट में आप इन इश्यूज को डील कैसे करते हो। ठीक है, थेरेपी का क्या मेथड है। अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, या ओसीडी है इन पर्टिकुलर, तो थेरेपी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन प्रैक्टिकल्स में अगेन यहाँ पे 8 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अभी हमने डिस्कस किया कि आपको 5 ही प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। यहाँ पर वो 8 के 8 प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको अपनी फाइल में लिखने होते हैं। बाकी इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट का प्रोसीजर सेम है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिकल्स हैं दे आर इवन मोर इंटरेस्टिंग। जो अभी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, रोशाक टेस्ट, टीएटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो अगेन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी इग्नू सेंटर में वो शायद आपको टीएटी रोशाक जैसे टेस्ट ना कराएं, बिकॉज इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, बट वो आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, इस तरीके के टेस्ट वो लोग करवाएंगे प्रैक्टिस वहां पे। तो अगेन अगर आपका इंटरेस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो आप साइमल्टेनियसली अलग से यू कैन एक्सप्लोर कि अगर कोई कोर्सेज करा रहा है जैसे टीएटी पे, रोशाक पे अलग से सेपरेट कोर्सेज होते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं इन टेस्ट को जानने और समझने के लिए। ओके, काउंसलिंग साइकोलॉजी में अगेन इट इज वेरी सिंपल। मतलब क्लिनिकल के मुकाबले अगर देखा जाए तो काउंसलिंग साइकोलॉजी थोड़ा सिंपलर मॉडल है। इसका जो सिलेबस है जहाँ पे बेसिक काउंसलिंग की बात होगी, यहाँ पे वो डिजीजेज और उनकी थेरेपीज वाला रोल नहीं है। ठीक है, तो इट इज अबाउट बेसिक काउंसलिंग थिंग जिसका थ्योरी आपको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसमें भी आपके पास 8 प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका रोल है, स्पेशली आपकी टीम वर्क। किसी कंपनी में अगर लोग काम करते हैं तो टीम बिल्डिंग के लिए एक्टिविटीज कराई जाती हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल, उसको कैसे कॉम्बैट करना है, उस चीज पे बात की जाती है। तो वहां पर भी आजकल काम होता है, उसके भी अपने थ्योरीज हैं। ये ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा थ्योरी है जो आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाता है। एंड इसका भी 8 प्रैक्टिकल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब स्ट्रेस स्केल, तो ये स्केल आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कितना स्ट्रेस है रिगार्डिंग जॉब। ओके, तो इस तरीके के स्केल्स इसमें है। एंड अगेन द सेम क्राइटेरिया फॉलोज फॉर योर प्रैक्टिकल। तो ये तो अभी तक हुआ ओवरऑल सिलेबस हमने डिस्कस किया आपके एमए साइकोलॉजी का। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंटर्नशिप, जो कि डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था कि आप उन तीनों में से सेकेंड ईयर में क्लिनिकल, काउंसलिंग या ऑर्गेनाइजेशन में से क्या चूज करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना इंटर्नशिप करते हैं। नाउ अगेन इंटर्नशिप करने के भी दो तरीके हैं। मैं पहले आइडियलिस्टिक और सही जो रास्ता है वो बताऊंगी। दैट इज एज पर इग्नू हमें एक साल में 240 आवर्स, लगभग 240 आवर्स देने हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अगेन आपके पास कितना टाइम है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप सैटरडे संडेज में अगर आपके पास टाइम होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्लिनिक को जो आपको अलाउ करे फॉर दिस पर्पस। या अगर आपके पास सिर्फ संडे संडे है उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके पास जेन्युइनली टाइम होता है, मतलब दे आर स्टडिंग फ्रॉम इग्नू बट स्टिल दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम वेल, तो दे कैन गो फॉर फुल टाइम ऑल्सो। ठीक है, और अगर जैसे समर वेकेशंस हैं, अगर कुछ किसी का जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उसे समर वेकेशंस मिलती हैं या कोई भी छुट्टियां मिलती हैं या विंटर वेकेशंस मिलती हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप महीना 1.5 महीना भी ऐसा करते हैं विद इन अ मंथ,
तो आपके 240 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोशिश कीजिए आप उस इंटर्नशिप में, अगर आपको 10 केसेस मिलते हैं हैंडल करने के लिए, ओके अगर आप किसी इंटर्नशिप में जाते हैं तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंटर्नशिप कि आपको कितने केसेस हैंडल करने को मिलते हैं, बिकॉज शुरू में तो आप लर्न करते हो। तो आप जब जाके लर्न करते हो किसी सीनियर के अंडर, तो आप उन केस हिस्ट्री को, केस स्टडीज को आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अपनी एक नोटबुक रखिए, वहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट की क्या है केस हिस्ट्री है, किसी के साथ एंजाइटी का इश्यू है अगर आप क्लिनिकल सेटअप में गए हैं, या काउंसलिंग में गए हैं तो किसी कोई मैरिज काउंसलिंग के लिए आया है, तो वो अपने आप में एक केस स्टडी है। ओके अगेन उसका एक अपना फॉर्मेट है कि केस हिस्ट्री पे कैसे काम करना है। ये MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये कैसे लिखा जाता है, इसके फॉर्मेट्स भी आपके इग्नू की गाइड बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है कि आपको इंटर्नशिप की 10 केस हिस्ट्री की रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, अब इन आउट ऑफ दीज, अब 10 केस हिस्ट्री आप बता रहे हो कि ये मैंने 10 इश्यूज देखे और उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें से वो कहते हैं कम से कम 2 केसेस में कोई इंटरवेंशन या काउंसलिंग यूज होनी चाहिए। ओके इंटरवेंशन क्या क्या मतलब है, अगर आप क्लिनिकल में जा रहे हो तो कोई थेरेपी लगाई होगी उन्होंने, अगर किसी को एंजाइटी इश्यू है तो वहां पर क्या थेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने यूज करी या आपने उनके साथ मिलकर यूज करी क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे 2 केसेस डिस्कस करने हैं जहां पे आपने इंटरवेंशन दिया था। इसमें भी मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको, जो आपका इग्नू गाइड है, इग्नू में जो आपको काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर जो सुपरवाइजर दिया गया है, वो आपको 30% मार्क्स देता है आपके केस स्टडीज पे। एजेंसी सुपरवाइजर जहां जाके आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, स्कूल में कहीं गए हैं, आप जितना टाइम उनके साथ रह के काम करते हैं और जो आप फाइल बनाते हैं उस पे 30% मार्क्स वो भी आपको देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जहां जा रहे हैं वहां पे अच्छा रैपो बिल्डिंग हो कि वो लोग भी आपको अच्छे मार्क्स दें। एंड फाइनली 60% इंटरनल असेसमेंट के बाद 40% मार्क्स आपको फाइनल वाइवा में मिलते हैं, जो कि आपको एक एक्सटर्नल से मिलते हैं। तो एक्सटर्नल वाइवा की जैसे प्रैक्टिकल का वाइवा होता है, ये उससे अलग होता है और उसकी अलग से डेट निकलती है, और आपको इस वाइवा को लिया जाता है और आपको अलग से 40% मार्क्स वहां से अलॉट होते हैं। ठीक है, जो भी आप सबमिशंस करते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप की रिपोर्ट हो, प्रैक्टिकल की फाइल हो, आपके असाइनमेंट्स हो, ठीक है, जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा था कि 30% इंटरनल असेसमेंट है, तो उसमें आपके हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स भी होते हैं, तो वो उन सब में भी आपको 30% असेसमेंट इंटरनली मिलता है। 30 नंबर में से मार्क्स इंटरनली मिलते हैं। अपने असाइनमेंट्स को हमें सीरियसली लेना है, बिकॉज अगर आप जेन्युइनली इग्नू के एग्जाम्स दे रहे हो और आपका इंटेंशन एग्जाम क्लियर करने का है, साइकोलॉजी को जानने और सीखने का है, वॉट एवर इज योर इंटेंशन इज, आपका जो इग्नू के जो असाइनमेंट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स तो मतलब आप जो असाइनमेंट में आप कर चुके हो, अगर आप असाइनमेंट अच्छे से बनाते हो तो आप उन्हें एज इट इज पढ़ के, लर्न करके, समझ के जा सकते हो, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। प्लस इग्नू के असाइनमेंट से आपको ये भी पता चल जाता है आपके एग्जाम का राइटिंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके से डिटेल में आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इसलिए योर असाइनमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। देन अगर अगेन यहाँ पे वी हैव लिस्टेड फ्यू प्लेसेस, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो यू कैन विजिट मेंटल हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, साइकेट्रिक यूनिट्स, तो आप पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ सेंटर जा सकते हैं, इवन रिहैब सेंटर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके नियर बाय किस तरीके का फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आप स्कूल्स, अगेन हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, स्कूल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, NGOs में जा सकते हैं। एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप HR डिपार्टमेंट में जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हैं, दे विल अलाउ यू टू ज्वाइन। ओके, नाउ विल डिस्कस जो प्रोजेक्ट वर्क की जो हम बात कर रहे थे, जो आपका साइनॉप्सिस की हम बात कर रहे थे। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट, हाँ जी बताइए। ये कह रहा हूँ, जैसे मेरा एरिया बहुत ज्यादा रूरल है, तो यहाँ ऐसा तो कुछ इग्नू का सेंटर नहीं है, तो मैं अगर किसी प्राइवेट
न्यूरो साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास जाऊंगा तो वो इंटर्नशिप वैलिड होगी? इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं ना आप? जी मैम, जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल वैलिड होगी। तो अच्छा ठीक है, इंटर्नशिप उनको के लिए सेंटर से। जी, इंटर्नशिप के लिए इग्नू सेंटर नहीं जाना है, इंटर्नशिप तो बाहर ही होगी। अच्छा इग्नू सेंटर में कह रही थी प्रैक्टिकल्स के लिए जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इंटर्नशिप तो ठीक है, बाहर थैंक ही यू। करनी है, इग्नोर नहीं करनी है। इंटर्नशिप के लिए तो जैसे अभी आपने कहा कि कोई क्लिनिक है या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट कोई बैठता है ना, या कोई मेंटल हेल्थ सेंटर है, कोई काउंसलिंग का सेंटर है, कोई रिहैब सेंटर है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं इंटर्नशिप करने। मैम वो इनके लिस्टेड होंगे या रैंडमली किसी पे भी जा नहीं सकते नहीं, रैंडमली आप जा सकते हैं, लिस्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हैं? कि ठीक। कोई लिस्ट है। आप जा सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा बस पेपर वर्क फॉलो करना है जो इग्नू देता है। इस कुछ वो सिग्नेचर कराने जी के लिए भी देता है, जो मतलब एक फॉर्मेट होगा जो वो वहां की जो अथॉरिटी होगी वो आपको सिग्नेचर करके देंगे। ठीक है, तो ठीक पेपर है, वर्क थैंक का यू। थोड़ा ध्यान रखना है, वो आपकी इग्नू की जो भी गाइड बुक में आपको मिलती है ना, बुक्स मिलती हैं, तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की भी गाइड बुक आपको मिलती है। तो उसमें ना फॉर्मेट्स गिवन होते हैं ओके कि मैम। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इससे इस पे साइन कराने है अथॉरिटी का या एकेडमिक काउंसलर का, जो आपको गाइड इग्नू से मिला है उसका साइन कराना है। तो वो बस पेपर वर्क पूरा करना होता है। ठीक है मैम। ओके, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके साइनॉप्सिस यानी कि प्रोजेक्ट की। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, प्रोजेक्ट ऑप्शनल है, आप उसकी जगह पॉजिटिव साइकोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपको फर्दर रिसर्च करनी है इस एरिया में साइकोलॉजी के अंदर, अगर थोड़ा भी आपको लगता है आपको पीएचडी की तरफ जाना है, रिसर्च की तरफ, तो आपको साइनॉप्सिस वाला ऑप्शन ही चूज करना चाहिए। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले आपको एक रिसर्च टॉपिक चाहिए होता है जब आप साइनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल की। अब वो कहाँ से आता है? आपके स्ट्रीम से। आप क्लिनिकल लिया है, काउंसलिंग लिया है या ऑर्गेनाइजेशन लिया है। अगर आपने क्लिनिकल लिया है तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो समवेयर हो सकता है किसी मेंटल हेल्थ डिजीज या स्ट्रेस या एंग्जाइटी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है, आपका टॉपिक है समवेयर इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस। सिंपल सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस। ठीक है, और आपने क्या किया, ये अभी पहले टॉपिक सोचा है कि मुझे इस एरिया में काम करना है। अब वो क्या कहते हैं, ये आप क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और मिक्स मेथड भी। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब है जहां पर आपको पूरा प्रॉपर स्टैट्स कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को लेके एक्सपैंड करती हूँ। मैंने कहा कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस, योगा का इफेक्ट हम स्ट्रेस पे देखेंगे। इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो हम स्ट्रेस मेजर करने के लिए स्ट्रेस का स्केल यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हो हमारे पास। तो हमने एक स्ट्रेस असेसमेंट स्केल ले लिया जो कि पहले से ही स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ योगा देखने के लिए हमने पॉपुलेशन चूज करी, वो पॉपुलेशन जो योगा करती है और एक वो पॉपुलेशन जो योगा नहीं करती है। हमने दो तरीके की पॉपुलेशन चूज करी और दोनों का स्ट्रेस असेसमेंट भी किया। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि जो लोग योगा कर रहे थे और जो लोग योगा नहीं कर रहे थे, योगा, दोज हु वर डूइंग योगा एंड दोज हु वर नॉट डूइंग योगा। ठीक है, इन दोनों का जब आपने स्ट्रेस असेसमेंट किया तो क्या डिफरेंस था। तो ऐसे आपने क्या किया, एक रिसर्च कंडक्ट करी और लगा लो आपने अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो किसी, आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, टॉपिक सेम रहेगा, आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग, या जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो ऑफिस में काम करती है ना, या टीचर्स के ऊपर कर सकते हो, जो टीचर्स हैं। तो जो भी पॉपुलेशन लगता है ना आपकी रीच में है इन जनरल, आप उस पॉपुलेशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज स्पेसिफिक पॉपुलेशन ले ली कि जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों में जो लोग योगा करते हैं और जो लोग योगा नहीं करते हैं उसका स्ट्रेस पे क्या असर पड़ रहा है, और आपने
इस तरीके से 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करा स्ट्रेस के ऊपर, उसमें से 50 लोग वो थे जो योगा करते थे और 50 वो थे जो योगा नहीं करते थे। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, जैसे कि इसमें टी टेस्ट हम लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों के स्ट्रेस लेवल में कोई डिफरेंस आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब रिसर्च में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिसर्च इज ऑलवेज अ रिसर्च। ठीक है, तो हमें बस बताना है अल्टीमेटली, अब जो भी रिसर्च आता है हमें उसे इंटरप्रेट करके बताना होता है। हाँ, जो हम रिव्यू करते हैं पुरानी रिसर्चेस जो हमारी होती हैं, उसके बेसिस पे हम अपने रिसर्च के आंसर्स को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से हम अपना साइनॉप्सिस डिजाइन करते हैं। ठीक है, जो कंडक्ट करेंगे वो बात की बात है, बट साइनॉप्सिस में हमें ना एक ओवरव्यू देना होता है कि ये टॉपिक हम लेंगे और कौन सा स्टैट्स आप उसके ऊपर लगाओगे, कौन सी पॉपुलेशन होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी। तो ये बेसिक चीजें आपको अपने साइनॉप्सिस में देनी होती है। अगेन, इस साइनॉप्सिस का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो इग्नू की आपकी साइनॉप्सिस वाली बुक में बहुत क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन है। ठीक है, इसके लिए भी आपको जो आपके सेंटर के जो गाइड अलॉट होते हैं उसके साथ कंसल्टेशन में रहना पड़ता है। अप्रूवल तो आपको इग्नू का जो आपको काउंसलर या गाइड अलॉट है वो उससे लेना ही पड़ता है। इग्नू ऑप्शन देता है कि आप बाहर से भी किसी को अपना गाइड बना सकते हैं, लेकिन जिसको आप बाहर से बनाएंगे अगेन उसके लिए आपको अप्रूवल अपने सेंटर से या जो भी इग्नू के हेड होंगे उनसे लेना पड़ता है, और वो वेल क्वालिफाइड लाइक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं, वो ही अलाउड होते हैं। तो जनरली कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर आपको गाइड कर सकता है, बट आपको परमिशन लेनी होती है उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वांटिटेटिव का एग्जांपल दिया था। ऐसे ही अगर आप चाहें तो क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू मेथड के थ्रू आपने जाके सबसे पूछा, आपने 10 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जो रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल से उनको क्या बेनिफिट मेंटल हेल्थ में लगता है, और आपने ऐसे लोगों को भी जाके इंटरव्यू किया कि जो योगा डेली नहीं कर रहे हैं उनका मेंटल हेल्थ किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव काइंड ऑफ स्टडी भी आप कर सकते हैं, या मिक्स मेथड में आप क्या करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, ताकि आपके रिजल्ट को और ज्यादा वैल्यू मिले, एनहांसमेंट मिले। ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव में कोई सवाल रह गया है, आपको लग रहा है ये क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो हो सकता है आप बाद में उसका क्वालिटेटिव इंटरव्यू मेथड के थ्रू आप उसको जान सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल है, एन ओवरव्यू, बट जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो यही है, इग्नू का फॉर्मेट फॉलो करना है, परमिशन लेनी है आपको अपने गाइड से, और एक नया गाइड बनाने के लिए या तो आप इग्नू वाला ही फॉलो कीजिए जो इग्नू आपको गाइड अलॉट कर रहा है, और अगर आप बाहर से गाइड बनाते हैं तो आपको परमिशन लेनी होती है इग्नू से, तो वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिक आपकी जो इग्नू की हैंडबुक है उसमें ये गाइडलाइन आपको बेसिक दी गई है। टाइटल क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप दोगे अपने हेडिंग का, टाइटल जो आपने डिसाइड किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उससे रिलेटेड क्या स्टडीज पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर गूगल पे जाके, इंटरनेट पे आप रिलेटेड स्टडीज, रिसर्च पेपर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, और ये आपका बेसिस बनता है टू से कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। जब भी हम कोई नया टॉपिक चूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, उसका जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम पुराने लिटरेचर के बेसिस पे या उस लिटरेचर में जो गैप है ना, उसमें अगर कुछ कमी रह गई है, हम कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की अगर हम बात कर रहे थे या स्ट्रेस लेवल की बात कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल पे अभी तक जो काम हुआ है उसमें योगा का कुछ कुछ रोल बताया गया है। फिर आप देखोगे अच्छा स्टूडेंट्स पे काम हुआ है, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर तो ज्यादा काम नहीं हुआ। ये सब आपको रिव्यू करके पता चलता है जो रिसर्च पहले हो चुकी है। तो हमें रिसर्च गैप ढूंढना होता है कि हम ये टॉपिक क्यों प्रपोज कर रहे हैं, हमें अपने टॉपिक को जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल योगा में स्ट्रेस कम करती है, या योगा स्ट्रेस को अफेक्ट करती है। अगर आपको नहीं पता है, श्योर नहीं हो वो कम करती है कि ज्यादा करती है, तो आप एक नल हाइपोथेसिस भी बना सकते हो कि इफेक्ट
जो है योगा जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, योगा हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसे इस तरीके से हम, या योगा हैज नो इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, हाइपोथेसिस वगैरह बना सकते हैं। अगेन ये जो डिटेल्स अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप अपने जो फर्स्ट ईयर होता है उसके सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। तभी मैंने आपको बताया था रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का पेपर निकालना कंपलसरी होता है बिफोर सबमिटिंग योर साइनॉप्सिस, ठीक है। टाइम लेके चलना होता है जब आप साइनॉप्सिस के लिए प्रिपेयर करते हो प्रपोजल और उसको सेंड करते हो, यू हैव टू सेंड इट टू द मेन इग्नू सेंटर, जो आपका बड़ा वाला मेन सेंटर होता है, वहां जाता है आपका ये प्रपोजल, एंड दे टेक अप्रोक्सीमेटली 1 or 1.5 months, महीना भर मिनिमम तो लेते हैं उसको वो स्टडी करके, चेक करके, रिव्यू करके वापस देने में। और अगर इफ दे डोंट अप्रूव योर रिसर्च प्रपोजल, अगर वो मना करते हैं या कहते हैं इसमें ये चेंजेस करके दो पहले, तो यू हैव टू डू दोस चेंजेस। आप अपनी थीसिस शुरू नहीं कर सकते, रिसर्च शुरू नहीं कर सकते जब तक वो लोग अप्रूव नहीं करते थे आपका प्रपोजल। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही सोच समझ के कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ रिसर्च प्रपोजल को बनाइए ताकि वहां से अप्रूव होकर आए, ओके। उसके बाद अप्रूवल के बाद आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फिर उसको पूरा प्रॉपर थीसिस फॉर्म में बनाते हैं, एक डिसर्टेशन, एक फाइल बनाते हैं जिसकी 2 कॉपीज आप जाके फिर से मेन सेंटर में जमा करते हैं। और उसके बाद उसका फाइनल में एग्जाम्स के वक्त डेट आती है, वाइवा की डेट आती है, जो आपके रिसर्च प्रपोजल का जो थीसिस प्रॉपर बन गई है, रिसर्च हो चुकी है उसका, और इंटर्नशिप की जो आपने केस स्टडी बनाई थी उसका, उन दोनों का वो आपसे वाइवा लेते हैं। एंड क्या पूछते हैं वाइवा में, दे ट्राई टू आस्क एंड दे ट्राई टू टैप कि आपने ये रिसर्च खुद करी है या कहीं से कॉपी पेस्ट करी है, या बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं आजकल, अगर आपको नहीं करना है ये सब, लर्निंग मोड में अगर आप नहीं हो और सिर्फ डिग्री ही लेनी है और आपने कहीं से किसी से करवा लिया या कॉपी कर लिया है, तो उन लोगों को जनरली पता चल जाता है। वो अलग बात है कि शायद मार्क्स कम देंगे वो अगर उन्हें पता चल जाता है, बट उन्हें पता चल जाता है बिकॉज उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने डेटा कलेक्ट किया था, पॉपुलेशन क्या थी, आप कहाँ गए डेटा कलेक्ट करने, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ डेटा कलेक्ट करते वक्त, इस तरीके से वो लोग इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ योर थीसिस इज डन, और इसका जो वाइवा होता है वो होता है, और ये आई गेस ये पूरा 70 to 100 मार्क्स का सिनारियो होता है, एंड उसके बेसिस पे आपको वाइवा के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। देन दिस इज अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आप थीसिस वर्क में नहीं एंगेज होना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, गो फॉर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, अगर आपका रिसर्च करना मोटिव नहीं है तो, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दिस सब्जेक्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी। Now we'll discuss what are the career opportunities after MA Psychology. This is very important. Why? क्योंकि the intent behind doing this degree from IGNU is very very important, कि आप इसको कर क्यों रहे हैं या किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की जर्नी के लिए। सो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि ये प्रोवाइड भी करते हैं एमए सेकेंड ईयर में। तो अगर आपको लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, अपना खुद का क्लिनिक खोलना है, ठीक है, उसके लिए एमए इग्नू साइकोलॉजी की डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देती है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, तो इंटर्नशिप के वक्त कोशिश कीजिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में या क्लिनिकल सेटअप में जहाँ पे सीखने को मिले, आप जरूर जाइए, उसी से आपको एक्सपोजर मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एमए इग्नू के एग्जाम्स जब आप दे दें, फर्स्ट ईयर के दे दें स्पेसिफिकली, तो आप सेकेंड ईयर से ही आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं एमफिल के एग्जाम्स देने के लिए। एमफिल में अगर आपको एंट्री लेनी है क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है, ओके। और उनका जो सिलेबस होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस, आपके नेट का सिलेबस जैसा। एक चीज जो एक्स्ट्रा उसमें पूछी जाती है वो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, ओके। वो नेट के सिलेबस में भी है, बट नेट के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है जितना एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में पूछा जाता है।
जिसमें आपको सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में और साइकोथेरेपीज के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि DSM से भी लिया जाता है। उसके लिए भी कुछ बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, वो अगर जब भी आपको नीड हो तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम वो बुक्स भी आपको शेयर कर सकते हैं। नाउ RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको उस इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है जो RCI का लाइसेंस आपको देता है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं एंड आप किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हैं, रिहैब सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, इवन जो टेलीथेरेपी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आफ्टर डूइंग MA साइकोलॉजी फ्रॉम IGNOU आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहिए काउंसलिंग गाइडेंस में, जो कि NCERT भी कराता है, एंड आई गेस दिस इज रेगुलर, या इसका ऐसा था शायद हाफ रेगुलर है और हाफ ऑनलाइन है, कुछ इस तरीके से है। NCERT कराता है एंड MET भी कराता है एंड फ्यू मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो ये कराती हैं। ठीक है, तो ये उसको वैलिडेट कर देता है आपके काउंसलिंग स्किल्स को, तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। बीइंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल्स में काउंसलर रखना कंपलसरी कर दिया है, तो आप स्कूल में एज अ काउंसलर, स्कूल काउंसलर जा सकते हैं। आप NGOs में जा सकते हैं अगर आपको सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इवन आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट अगेन यू कैन नॉट क्लेम कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए आप जो हायर लेवल के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, आप उनको डील नहीं करते हो, आप बेसिक काउंसलिंग पे काम करते हो। ठीक है, इन जनरल जहाँ पे प्रॉपर साइकोथेरेपीज जो क्लिनिकल वाले करते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, या प्रॉपर टेस्टिंग करने की अथॉरिटी आप पे नहीं है, तो यू कैन गो विद दिस प्राइवेट मैम प्रैक्टिस। हाँ जी, पूछिए। ये कल के लिए आपकी ना आवाज कट रही है, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। सॉरी, मैं कह रहा हूँ मैम MPhil की बात की आपने, हाँ आर हाँ जी, लाइसेंस, MPhil के, तो ये मैम रेगुलर कोर्स है या MPhil रेगुलर कोर्स है? हाँ जी, MPhil रेगुलर कोर्स है, MPhil ओपन से कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब हमें क्लासेस लेनी पड़ेंगी? हाँ, आपको मतलब MPhil तो प्रॉपर रेगुलर कोर्स है, मतलब अगर आपको वो बनना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए तैयारी करनी है, एग्जाम क्लियर होएगा तब एडमिशन मिलेगा और तब जाके आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, वहीं रह के आपको ये प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो डू योर ओन मेंटल वेलनेस स्टार्टअप्स काउंसलिंग में। ओके, स्कूल वाला ऑप्शन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वाइडली एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है और स्कूल्स में वैकेंसीज निकलती हैं, इवन नॉट जस्ट स्कूल्स, आजकल वैकेंसीज एज अ काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की काफी इंस्टीट्यूट्स में भी निकलती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी निकलती हैं। ठीक है, तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपको इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में भी डायरेक्टली जाके, डायरेक्ट आपके MA साइकोलॉजी के बाद, इसके बाद कोई अलग से कोर्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है आपने स्किल्स डेवलप कर ली है एंड यू कैन अपना ही कोई प्रोग्राम बना के आप वर्किंग एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वो जाके वहां पे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉरपोरेट फर्म्स में कैसे टीम बिल्डिंग करना है, कैसे उस तरीके के काम करने हैं कि उनको वर्क स्ट्रेस कम हो, या फिर कुछ इस तरीके के टेस्ट आपको आते हैं करने, जिससे आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करने में। तो बहुत सारे तरीके से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अनदर फील्ड हेयर इज अकेडमिक और रिसर्च पाथवे। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो फर्दर गोल है वो है रिसर्च में जाना है, या ये आपको लेक्चरशिप में जाना है, प्रोफेसर बनना है फर्दर, ठीक है, तो उसके लिए आपको UGC नेट या फिर JRF या गेट साइकोलॉजी क्वालिफाई करना पड़ता है। आउट ऑफ ऑल दीज
3 नेट तो कंपल्सरी ही मान के चलिए आप आज के टाइम में एज पर द न्यू यूजीसी रूल्स। आपको अगर पीएचडी में एडमिशन भी लेना है तो उसके लिए भी नेट का एग्जाम इज कंपल्सरी। लाइक एक अलग से कट ऑफ आ जाती है फॉर पीएचडी। नेट के एग्जाम में पीएचडी एंट्रेंस के लिए या पीएचडी के इंटरव्यू में बैठने के लिए दे गिव अ सेपरेट कट ऑफ दीज डेज। तो नेट का एग्जाम क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि अगर आप एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं और इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहते हैं तो नेट आप जरूर निकालिए। ओके, तो इफ यू वांट टू परस्यू पीएचडी और रिसर्च इन साइकोलॉजी तो दिस इज अगेन द वे। आप एमए साइकोलॉजी करते हुए एमए साइकोलॉजी के साथ साथ आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। जेआरएफ है तो और भी अच्छा है बिकॉज इससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है ड्यूरिंग योर पीएचडी। यूजीसी गिव्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, और अपनी पीएचडी कंप्लीट करके या इनफैक्ट पीएचडी के साथ साथ भी कुछ लोग अगर 1-2 साल पूरे हो जाते हैं, डिपेंडिंग आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलती है जो गवर्नमेंट निकालती है रिसर्च फेलो के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो अगेन गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज देती है फॉर एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, जैसे कि रिहैब ऑफिसर है, वेलफेयर ऑफिसर है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। हाँ, बट थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कि एमए साइकोलॉजी मिनिमम है बट हो सकता है कुछ लोग इसमें पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिमांड करें। ओके, तो ये जैसे निमहांस है, एम्स है, इन सब में इस तरीके की वैकेंसीज निकलती हैं। देन एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी गवर्नमेंट सेक्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। अगर आपने सुना हो कभी तो मिलिट्री साइकोलॉजी या फिर डिफेंस में, तो आपको पता है जो मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड लोग होते हैं इवन दे गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो उधर मिलिट्री काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, वहां भी साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है। तो आप अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप उस एरिया की तरफ भी सोच सकते हैं। आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अगर पीजी डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव फॉरेंसिक साइकोलॉजी पाथवे ऑल्सो, ये एक नया ट्रेंड है। आई हैव फ्रेंड्स जो इस फील्ड में हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। तो आप नॉर्मल एमए साइकोलॉजी के बाद पीजी डिप्लोमा फॉरेंसिक साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना जेल में भी जाते हैं इंटर्नशिप करने। लाइक तिहाड़ जेल इज वन ऑफ द वेरी फेमस, जहाँ पे जाके रिसर्च होती है ना। वहाँ पे ऑलरेडी काफी रिसर्चेस हो चुकी हैं, स्टूडेंट्स जा चुके हैं, कुछ इंस्टीट्यूट रिसर्च कर चुके हैं, तो वो दे स्टडी क्रिमिनल की क्या साइकोलॉजी होती है। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ये आपका जो फॉरेंसिक वाला जो डिपार्टमेंट है, जो आप हम लोग टीवी में नहीं देखते थे वो सीबीआई वाले प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे फॉरेंसिक्स की बात होती है, वो डीएनए टेस्टिंग कर रहे हैं उस तरीके से। बट कैसे वो साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है और कैसे लीगल टर्म्स में साइकोलॉजी का रोल आता है। कोर्ट विजिट्स में कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का भी कुछ कुछ रोल आता है कुछ चीज़ों में, लीगल सिस्टम में। तो अगेन दिस इज अगेन प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है या नॉलेज है इस फील्ड की थोड़ी सी भी या कुछ बैकअप है तो ही आप इस फील्ड में जाइए। कुछ अदर फील्ड्स में जो सजेस्ट करूंगी जैसे मिलिट्री हो गया, सिमिलरली एक फील्ड और निकली है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आजकल। ऑल्सो आई हैव वन मोर स्टूडेंट विद मी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काम कर रही हैं। अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है कि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया जाए, फिजिकल हेल्थ पे तो हम उनकी काम करते ही हैं बट उनकी मेंटल हेल्थ कैसे इंटैक्ट रखी जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दीज आर द वेरियस फील्ड्स जिसके जो आप अपना एमए साइकोलॉजी करने के साथ साथ जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा पाथवे आपको चूज करना है, राइट। तो अगर आपको इस बारे में थोड़ा आइडिया पहले ही लग जाता है, आप एक्सप्लोर कर लेते हैं,
that will even help you to throughout the journey of your MA IGNOU psychology, because आपका इंटेंट अगर क्लियर होगा तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चल सकती है किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए. ओके अब हम बात करें स्पेसिफिकली आपके इग्नू MA साइकोलॉजी एग्जाम की, तो यहाँ पे कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूंगी. सिलेबस हैंडी होना चाहिए जो हमने आज डिस्कस किया. इग्नू का स्टडी मटेरियल आप इग्नोर मत कीजिएगा. एटलीस्ट वंस मैं कह रही हूँ, कम से कम एक बार अपने इग्नू के स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़िएगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एटलीस्ट सब्जेक्ट का जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो इग्नू के स्टडी मटेरियल से बन जाता है. यू वोंट बी सरप्राइज टू हियर एक्चुअली जो बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं, आपने सुना है अगर यूपीएससी के बच्चे भी जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वो इग्नू के मटेरियल भी पढ़ते हैं. अगर उनको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, लाइक एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है अगर उनका सब्जेक्ट, तो दे डू स्टडी इग्नू मटेरियल. ओके तो इग्नू मटेरियल इज नॉट जस्ट कंप्लीट वेस्ट, जैसे कभी कभी कुछ बच्चों को मिथ होता है. तो आप इसको जरूर पढ़िए. फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स, जो साइकोलॉजी के जो मेन कोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उस पर जरूर फोकस कीजिए. कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चलेंगे आपको? PYQ के थ्रू, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये सिर्फ इग्नू के एग्जाम्स में नहीं, आपको पता है आप कोई भी एग्जाम देते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, PYQ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सिमिलरली इग्नू में भी अगर आप एटलीस्ट पास्ट 5 years भी स्टडी करते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन स्टडी करते हैं, तो आपको पता है कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है. आंसर की प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा था, अगर आप अपने असाइनमेंट सीरियसली करते हैं तो आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है वो आपको आइडिया लग जाता है. ठीक है, अगर आप की वर्ड्स और की पॉइंट्स में बना के चीजों को जानते हैं और समझते हैं, तब आप उनको एक्सप्लेन करके अपने आप लिख सकते हैं. तो साइकोलॉजी की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इसको याद नहीं करना पड़ता, रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, उसके 4-5 की पॉइंट्स आपने बना लिए हैं, तो यू कैन गो इन योर एग्जाम एंड एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स. ओके RM और स्टैट्स अगर आपको लगता है थोड़ा सा टफ फील होता है तो थोड़ा टाइम आप इसको एडवांस में दीजिए, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट्स नहीं है जिसको आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी उठाएंगे तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे. ठीक है, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, जो अगर हम थोड़ा सा पहले अगर हम लेके चले, महीना भर पहले कम से कम तैयारी उसकी शुरू करें, तो एग्जाम्स के लिए बेटर होगा आपके. मतलब ये सब्जेक्ट मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, ऐसे नहीं है अगर आप सोचो कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले बुक उठाऊंगा और एग्जाम क्लियर कर लूंगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड असाइनमेंट्स में बात कर चुकी हूँ, इग्नोर नहीं करना है. ये भी मैंने बताया है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है तो आप जरूर कीजिए. बाय चांस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इग्नू के सेंटर पे प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड, तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं प्रैक्टिकल, ये रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल स्टफ, जैसे मैंने बताया था TAT की क्लासेस, रोशाक की क्लासेस, या सिंपल कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्लास चल रही है, ऑनलाइन है किसी कहीं पे भी, तो आप वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं. इंटर्नशिप के बारे में हम बात कर चुके हैं, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड प्रोजेक्ट अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की जगह, अगर आप प्रोजेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो उसको भी बहुत आपको सीरियसली लेने की जरूरत है, वरना वो लोग वहां से कैंसिल कर देते हैं. यूज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज और मॉडल्स हैं उसके लिए आप खुद पढ़ के अपने माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हैं, बिकॉज इग्नू इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी. ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. कुछ की पॉइंट, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह आप जितना बनाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर होगी, विच विल ऑल्सो हेल्प यू इन फर्दर एग्जाम. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, आपको फर्दर जो भी एग्जाम देना है या जिस भी फील्ड में जाना है उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, एग्जाम क्योंकि ये थ्योरेटिकल होता है, आपको आंसर्स लिखने होते हैं. अनदर लास्ट टिप इज हियर, आप साइकोलॉजिस्ट के नाम, उनकी डेफिनेशंस कोट्स के साथ आप दे सकते हैं. दैट विल क्रिएट अनदर लेवल ऑफ इम्प्रेशन. मैम, हाँ जी बोलिए. सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. आप क्लासेस वगैरह, मतलब क्लास अपनी आपकी टीम से क्लासेस भी होती हैं क्या इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग? हाँ जी, ये इग्नू के लिए अभी तक हमने कराया नहीं था,
बट इग्नू का वी आर लाइक लॉन्चिंग कि भाई क्लासेस हम शुरू करें, बिकॉज रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी सामने से, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दैट। ठीक है मैम, मेरे साथ इशू है कि मैं मेरा एक लास्ट टाइम बचा है 6 मंथ का। अच्छा, मैं अपना पूरा रजिस्ट्रेशन पीरियड खाली कर चुका हूँ, ओके, तो कैसे सारी चीजों को कवर ठीक करूँ है। इसलिए। सो व्हाट्स योर गुड नेम? विजेंद्र नाम है मेरा, विजेंद्र यादव। ओके। तो आप क्या कीजिएगा विजेंद्र, जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये वाला स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, या ग्रुप में भी, इग्नू का अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे भी आप एक बार अपनी क्वेरी आप ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो फिर हम हमारी टीम से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा, फिर हम एक बार समझ लेंगे एग्जैक्टली कितना टाइम है, क्या सिलेबस है, क्या पेंडिंग है, तो उस हिसाब से विल वर्क आउट। ठीक है। ठीक है, मैम वन मोर थिंग मैं बोलूँगा। हाँ जी बोलिए। मैम इग्नू की रजिस्ट्रेशन कब से होते हैं, कौन से मंथ से स्टार्ट होते हैं इग्नू की, सॉरी, रजिस्ट्रेशंस वगैरह इग्नू एनरोल की, करने के लिए हाँ जी प्रोग्राम हाँ में? जी, इग्नू की रजिस्ट्रेशन जैसे कि 2 साइकिल है इग्नू की, एक जून की, एक दिसंबर की, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन तो आई गेस 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाता ठीक है ना। कोर्स रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम? है। यस मैम। हाँ जी हाँ तो जी, मैम जैसे जून में जिन बच्चों ने एनरोल किया तो उनका एग्जाम नेक्स्ट जून में होगा, यस मतलब नेक्स्ट ईयर इन जून, यस ठीक है। यस, और जिन्होंने दिसंबर में किया वो नेक्स्ट ईयर इन दिसंबर। उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नेक्स्ट दिसंबर में होता है, ठीक। ठीक है। ओके, नाउ अनदर important thing is how you can actually crack UGC NET JRF while doing your MA preparation of psychology। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और दिस इज समथिंग पर्सनल टू मी, बिकॉज मेरी जर्नी यही रही है। मैंने जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट MA साइकोलॉजी में एनरोल किया था, सो बिकॉज आई वांटेड टू लर्न द सब्जेक्ट, ओके। I had already had MSc degree in biochemistry, so मेरा core science का फील्ड था, and I started with this just out of curiosity, और I started this in the second year। फर्स्ट ईयर MA के एग्जाम्स दिए थे मैंने इग्नू के, एंड 6 के 6 एग्जाम्स एक ही बारी में दे दिए थे, और सेकेंड ईयर जब मेरा शुरू हुआ था तब मैंने नेट JRF की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आई गेस आई टुक 45 days आई गेस अप्रोक्सीमेटली टू स्टडी। मैंने अपना जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करी थी, तो मैं पूरे दिन लाइक 45 days अगर मैं बात कर रही हूँ तो एग्जाम डेट से 45 days तक मैंने सिर्फ इसी की तैयारी करी है। एंड आई वॉज न्यू टू दिस फील्ड, मैं जीरो से पढ़ाई कर रही थी, मेरे को पहले नहीं पता था इसके बारे में। तो आई गेव द एग्जाम एंड आई क्रैक्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, एंड उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। मैंने इंटर्नशिप भी किया, हॉस्पिटल्स में एक्सप्लोर किया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। देन आई फाइनली एंडेड अप इन डूइंग रिसर्च, तो टुडे आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, एंड सून इट विल बी ओवर ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज माई जर्नी। नाउ आई टेल यू कि इस जर्नी से मैंने क्या सीखा है, तो आई शेयर यू विद दैट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर आप साइकोलॉजी से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी में कुछ आगे करना चाहते हैं तो नेट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। नेट तो आपको निकाल ही लेना चाहिए, ओके। एंड स्पेशली जो बच्चे इग्नू से जब साइकोलॉजी कर रहे हैं ना, तो दे नीड दैट स्टैम्प ऑफ नेट एटलीस्ट टू से कि हाँ भले हमने इग्नू से किया है पढ़ाई, बट हमें साइकोलॉजी पूरा आता है, तो वी आर इक्विवेलेंट टू एनी अदर स्टूडेंट, ओके, टू बर्स्ट द मिथ जो बच्चों को रहता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आप जब MA इग्नू की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, ठीक है, उसकी अगर तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आप देखेंगे आपके UGC नेट के सिलेबस के साथ ओवरलैप करती है, ओके। सो दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि जब आप मन से MA इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए नेट के एग्जाम के लिए, तो इसमें से काफी सारे टॉपिक्स आपको नेट के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे कि नेट का जो यूनिट 1 है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, ऑल्दो ये इग्नू में सिलेबस में ज्यादा कवर्ड नहीं है, बट आपको बेसिक मिल जाएगा, फाउंडेशन मिल जाएगा। इसमें जो इंडियन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो आई गेस
BA साइकोलॉजी, इग्नू साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, तो वो वहां से भी हम ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपके नेट में पूरी एक यूनिट है। एंड जैसे कि अभी हम जब से हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपका ये दोनों ही टॉपिक्स 5 एंड 6 फर्स्ट ईयर में कवर होते हैं एज इट इज। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी आपका कवर होता है इग्नू के इन सब्जेक्ट्स के अंदर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप न्यूरोलॉजिकल बेसिस पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी भी आपका इग्नू के सिलेबस में कवर्ड हो रहा है। कॉग्निशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी कवर किया जा रहा है इग्नू में। कॉग्निशन के टॉपिक्स में इंटेलिजेंस कवर हो रहा है। पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट इग्नू में सिखाया जाता है, यू हैव सेपरेट सब्जेक्ट फॉर दैट। सोशल साइकोलॉजी और लाइफ स्पैन साइकोलॉजी भी कवर किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें नेट में भी आती हैं। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज किस तरीके से आप अपनी एमए की प्रिपरेशन को भी यूज कर सकते हैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए साइमल्टेनियसली। ओके, बाकी इन डिटेल अगर हम बात करें नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए भी आपको जो जेआरएफ का सिलेबस है उसके ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाई करनी है। पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की पढ़ाई करनी है। ओके, प्रॉपर स्केड्यूल बना के कि इतने टाइम पे एग्जाम है, अगर आप अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, और किस तरीके से तैयारी करनी है एग्जाम्पल के लिए। अगर आप वर्किंग है और फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा थोड़ा टाइम, लाइक 2 घंटे रोज इस तरीके से अलॉट करना पड़ेगा। एवरी वीकेंड यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव लाइक लर्नड। PYQ of UGC NET, again they are very very important while you are preparing। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू डू इट। और अगर आप टाइम दे सकते हो, उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो अगेन इवन यू कैन क्रैक इट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। फॉर मोर डिटेल्स नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा जो स्वस्ति साइकोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, आपको शेयर कर दिया जाएगा लिंक। उसमें पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी का सारा सिलेबस स्वस्ति साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे कंटेंट सारा फ्रीली अवेलेबल है। सो अगेन आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप यूट्यूब के थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ओके, देयर इज ऑल्सो वन वीडियो विच सेज कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करनी है सेल्फ स्टडी के साथ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि मैम आप लोग भी इग्नू की क्लासेस लेते हैं, तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट। व्हाट विल बी द हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम? लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी दिस इज अ लाइव वेबिनार। 1-to-1 इंटरेक्शन में आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकती हूँ, डाउट क्लियर कर सकती हूँ। इग्नू का जो सिलेबस है और जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होगी। PYQ को हम ऑलरेडी इंक्लूड करके चलेंगे उसके अंदर। साइनॉप्सिस और प्रपोजल अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसके लिए गाइडेंस सेपरेटली होगी। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उस सब्जेक्ट का, तो आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस या सपोर्ट रहेगा। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लाइक जितने भी मॉड्यूल्स आपके पास हैं इग्नू के लिए जो भी तैयारी करनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी रखें हम स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या किसी को सारे पढ़ने हैं, या किसी को सिर्फ साइनॉप्सिस प्रपोजल की गाइडेंस चाहिए, या किसी को थीसिस के लिए चाहिए, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखें, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट रखें, सो दैट आप लोग इजीली उसको अवेल कर पाए, मैनेज कर पाए। जो भी इंटरेस्टेड है उसके इस प्रोग्राम के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए, तो आप हमारे जो स्वस्ति का जो व्हाट्सएप नंबर है, या फिर अगर आप ग्रुप में हमसे जुड़े हैं तो आप वहाँ पर भी हमको मैसेज, हमारी टीम को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो आपको फर्दर डिटेल्स दे देंगे प्रोग्राम के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दे सकती थी, जैसे कि मैंने आपको अपनी खुद की जर्नी बताई।
नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेरीज और क्वेश्चंस। अगर आप लोग कुछ जानना और पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। मैम हाँ जी। मैम जैसे आपने बोला कि फर्स्ट पेपर तो जो फर्स्ट ईयर में होगा वो प्रॉपर सिलेबस आपने बता दिया, पर सेकंड ईयर में हमारे पास 3 ऑप्शंस जी होंगे। क्या उसमें से हम मैम सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, हम दो नहीं चूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें से आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। जो एक ऑप्शन आप चूज करेंगे उसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कि 3 एग्जाम्स होंगे उस एक ऑप्शन में से। एक्चुअली मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर ये आरसीआई लाइसेंस में ओपन यूनिवर्सिटी से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अगर हम इग्नू से करेंगे तो? किसके लिए, क्लिनिकल के लिए पूछ रहे हैं आप? यस मैम। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इग्नू से कर रहे हैं, ओपन से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एमए साइकोलॉजी की डिग्री आपको मिलेगी, राइट? आप चाहे क्लिनिकल चूज करते हैं, चाहे काउंसलिंग, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है? अब ना एक बार माइक ऑफ कीजिएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है गेस। माइक बंद कीजिएगा। हाँ, थैंक यू। मैं कह रही थी, वेदर यू चूज क्लिनिकल, काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशनल, आपको जो डिग्री मिलेगी वो एमए साइकोलॉजी की मिलेगी। एमए साइकोलॉजी की डिग्री आपको एलिजिबल करती है फर्दर एमफिल के एग्जाम में बैठने के लिए। अगर आपका गोल है आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ही आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एमफिल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, राइट? एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव एमफिल एंट्रेंस एग्जाम्स and MA psychology degree makes you eligible to write that exam. ओके, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी उसके अंदर। और अगेन फर्दर अगर आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में है तो अगेन फोकस मोर ऑन द इंटर्नशिप पार्ट, क्योंकि जो एक्चुअल स्किल्स हैं वो आप वहीं से सीखेंगे। मैम क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, लेकिन मतलब अभी थोड़ा सा डाउट है कि क्लिनिकल या काउंसलिंग। तो मैं ये चाह रही थी कि दोनों पेपर, अगर हमारे पास एमए में काउंसलिंग का पेपर होता है तो हमें डिप्लोमा नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट एमए के बाद काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट? ओके, देखो। हेलो। हाँ जी, मैं आई गॉट योर क्वेरी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ मैम, ये हाँ आ जी, रही है। मेरे को आ गई, आपकी क्वेरी समझ आ गई। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे, देखो, चूज तो हमें एक ही ऑप्शन करना है, ठीक है? और अगर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। अभी आपने स्टार्ट कर दिया है इग्नू का प्रोग्राम, ज्वाइन कर लिया है? नो मैम, अभी ज्वाइन नहीं किया है। ओके, अभी ज्वाइन नहीं किया है। और अगर कभी आपको टाइम लगता है या टाइम मिले तो थोड़ा वही, जैसे मैंने बोला, इंटर्नशिप का फ्लेवर लेके देखिए। क्लिनिकल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डिड इंटर्नशिप इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मेरा जो एमए का सेकेंड ईयर का जो मेरा ऑप्शन था वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने लिया था, जस्ट टू एक्सप्लोर एंड लर्न, ठीक है? बट आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप in clinical psychology and learning about all these mental disorders and कैसे इन्हें डील करते हैं, सब कुछ करने के बाद I realize कि this is not I want to do in long term. तो I decided to go with the research thing because वो मुझको ज़्यादा fascinate कर रहा था, और and realize कि मुझे MPhil का रास्ता नहीं पकड़ना है। एंड आई गेस सबके लिए सबकी जर्नी अलग अलग होती है और उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। लाइक एवरीवन इज नॉट रेडी टू 2 साल रेगुलर एमफिल करने के लिए, सब लोग रेडी नहीं होते हैं, वो भी एक रीजन है, राइट? तो इट डिपेंड्स कि आपके आगे की जर्नी क्या है, और वो एक्सप्लोर आप तब कर पाओगे जब आप थोड़ा एक्सपोजर लोगे बाहर का कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी करने के बाद पीजी डिप्लोमा नहीं करना पड़ता है, एक्चुअली ऐसा सब जगह नहीं होता है। कुछ वैकेंसीज जब निकलती हैं गवर्नमेंट की तो वो वहाँ पे मैंडेटरी करते हैं कि आपने पीजी डिप्लोमा किया हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, भले ही आपकी एमए के वक्त आपने काउंसलिंग लिया है, क्लिनिकल लिया, उन्हें उस चीज़ से कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपको डिग्री तो एमए साइकोलॉजी की ही मिलेगी। तो आप जो कह रहे हो वो सही हो सकता है फॉर सर्टेन इंस्टीट्यूट जो कहें कि अगर आपने एमए में काउंसलिंग ऑप्शन लिया था तो आपको पीजी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है,
बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एवरी इंस्टीट्यूट और एवरी वैकेंसी जो गवर्नमेंट निकाले. ओके मैम, ओके, ओके थैंक यू. ओके. एनीवन एल्स, कोई और क्वेरी? मैम एमएससी और एमए में कोई खास डिफरेंस होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो डिग्री के नाम का ही फर्क है, सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा. अच्छा हाँ जी. अच्छा अच्छा. तो मैम एक चीज और बता दें, जैसे मेरा एक रजिस्ट्रेशन पीरियड पूरा मतलब खत्म होने को है या खत्म हो जाएगा आपकी बार, सॉरी, अच्छा. जून में. तो मैं री रजिस्ट्रेशन लूंगा, तो इस चीज का मतलब वो कोई बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि डिग्री इतने दिनों में कंप्लीट हुई है फिर? सॉरी सॉरी, लास्ट में क्या पूछा आपने? आप, मुझे ये समझ आया कि आपके पास 6 महीने बचे हैं, देन? तो मैम जैसे 6 महीने बचे हैं वो पूरा हो नहीं पाएगा, तो मैं कह रहा हूँ इस चीज का इम्पैक्ट तो पड़ता ही होगा कि डिग्री इन्होंने बहुत दिनों में कंप्लीट की और ये सब चीजें. नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं ना 6 महीने में कंप्लीट, आप ये कह रहे हैं हो ही नहीं पाएगा, आप अपनी तरफ से ये कह रहे हैं? नहीं नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेरी डिग्री 2 साल में दो की पीजी जगह पूरी हो 4 जानी साल चाहिए. में कंप्लीट होगी ना, है ना? आप यही कह रहे हैं ना, मेरी डिग्री 2 साल की जगह 4 साल में कंप्लीट होगी, उसका असर तो नहीं पड़ेगा, आप यही कह रहे हैं? हेलो. जी मैम यही कह रहा हूँ. ओके. हाँ मैम यही कह रहा हूँ. हाँ जी हाँ जी, जी ठीक जी है. मैम यही कह रहा हूँ. जी जी जी. नहीं, एक्चुअली देखो, इग्नू जब कोई ज्वाइन करता है ना, तो उसके हर इंसान के अलग अलग XYZ फैक्टर्स होते हैं कि उसने इग्नू से ही, ओपन से ही क्यों ज्वाइन किया. तो ज्यादातर लोग जी वर्किंग होते हैं, है ना, या फैमिली देखनी है, कुछ और इश्यूज हैं. तो इग्नू में अलाउड है 4 साल तक करना, तो इट इज वेल एंड जस्टिफाइड. और जब भी आप अपना CV फर्दर कहीं देते हैं किसी चीज के लिए, तो आप खुद ही जस्टिफाई कर देते हैं कि आप जब इग्नू से पढ़ाई कर रहे थे तो उसके साथ आप और क्या काम कर रहे थे, राइट? क्योंकि एवरीवन इज डूइंग समथिंग ना, तभी तो वो इग्नू से पढ़ाई कर रहा है. कुछ ना कुछ तो हम जी बैकअप में करते ही हैं. जी जी तो हमें अपने CV को बस उस स्किल और जी उस एक्सपीरियंस से भरना होता है वहां पे, उस लूप होल को, कि हमने इस टाइम पीरियड में ये वाला स्किल भी सीखा है. ठीक है. तो आप ये ध्यान रखिए, इग्नू चाहे आप 2 साल में कीजिए चाहे 4 साल में कीजिए, उसका आउटपुट क्या है? आपको MA साइकोलॉजी की डिग्री देना. और MA साइकोलॉजी की डिग्री अपने आप में आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती है आगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. आपको अगर किसी एग्जाम में बैठना है, नेट का पेपर देना है, आपको MPhil के लिए तैयारी करनी है, PhD के लिए जाना है, या फिर आपको सिर्फ काउंसलिंग में ही आगे बढ़ना है, तो MA साइकोलॉजी एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना. और वो ये जब आप अप्लाई करते हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने 2 साल में किया था कि 4 साल में किया था. वो सिर्फ आपकी डिग्री देखेंगे कि आपके पास MA की डिग्री है कि नहीं. इज इट ठीक है. फाइन? हाँ जी. um, जी जी मैम का क्वेश्चन है. हाँ जी. मैं ना से आपकी आवाज कट गई, सॉरी, फिर से बोलिए. हेलो. आंसर्स, हाँ जी. जो आंसर्स लिखने थ्योरी के, मैं उनको लिख नहीं पा रहा. मैंने ना आपकी बस अभी लास्ट लाइन ही सुनी है, उसकी पहले आवाज नहीं आई. आप कुछ कह रहे हैं, मैं आंसर्स नहीं लिख पा रहा. मैं कह रहा हूँ मैम, हाँ मैं कंसेप्ट समझ लेता हूँ, क्लासेस जैसे यूट्यूब वगैरह से कर लेता हूँ, जी जी. तो उसके बाद फिर भी मैं उसके आंसर्स लिख नहीं पाता. एग्जाम्स में? जी हाँ जी, एग्जाम्स में भी, प्रैक्टिस में भी. अच्छा. तो उसके ओके. लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा उसके रहा हूँ. लिए उसके लिए आपको अच्छा, आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब आंसर्स फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं नहीं नहीं, वो सब लैंग्वेज ग्रामर बैरियर और तो नहीं है इंग्लिश ना? लैंग्वेज में मेरे साथ. नो मैम. ओके. तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आप कॉन्सेप्ट, आप ना अपने हाथों से जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आप ना अपने नोट्स जी खुद बनाइए, और उन नोट्स को की ठीक है. पॉइंट्स में बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. आपको पूछा जाता है कि आप साइकोथेरेपीज का पर्टिकुलर प्रिंसिपल डिस्कस कीजिए,
कुछ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जब आपने कहा मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया ना, तो आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आया है उसको लिख लीजिए, की पॉइंट्स में, पूरा डिटेल में नहीं, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसा नहीं, एटलीस्ट की पॉइंट्स में, कि आपको क्या 5-6 पॉइंट समझ में आए। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कितने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, और पॉइंट्स हेडिंग बना लीजिए, बस हेडिंग हेडिंग। अब क्या होगा ना, आपने हेडिंग बना ली कि व्हाट आर द ठीक फैक्टर्स जिससे आपकी किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, तो आपने कहा कि फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, और उसका वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, उसका पीयर प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे करके आपने क्या करे, पॉइंट्स बना लिए। आर यू ठीक है। गेटिंग? अब जब ये पॉइंट्स आप सिर्फ इनको यस मैम, समझ आपको आ गया है, पढ़ आपने लिया है, पढ़ने के बाद जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे 5-6 पॉइंट्स बना लेंगे, तो एग्जाम में क्या होगा ना, एक तो वो आपको 5-6 पॉइंट दिमाग में भी रहेंगे जब आप रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ये 5 फैक्टर हैं, और फिर क्या होगा, जब वो 5 चीजें आपने पॉइंट हाइलाइटर लिख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी भाषा में जो आपको समझ आया था, आपको सिर्फ उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में। कि सपोज आपने लिखा पीयर प्रेशर से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो पीयर प्रेशर से कैसे हो सकते हैं, वो आपको जो आपको समझ आया है अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है। ऐसे आपने 5 पॉइंट समझे थे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी ना, कभी कभी इतना डिटेल्ड होता है ये कंटेंट इनका कि हम भूल जाते हैं, और अगर हम उसको अपनी भाषा में नहीं लिखते जी मैम। और अपनी एग्जाम्पल्स नहीं डालते, आप कुछ, साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बात है ना, इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप उसको ना पर्सनल एग्जाम्पल देके समझिए, खुद को पर्सनल एग्जाम्पल दीजिए। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं ना, आप उसमें पर्सनल टच डालिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ठीक है है ना। एग्जाम्पल को पर्सनलाइज करने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी टू एनीवन? हाँ मैम, हाँ जी। मैंने आपके सारे वीडियो देखे थे। अभी मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, सीयूटी पीजी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए मैंने आपके यूट्यूब की जितनी भी ये यूजीसी नेट वाली वीडियोस थी वो सारी देखी थी, और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। जी, थैंक यू। बट मेरा सीयूटी का स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाया है कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे डीयू या टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। ओके। तो मुझे अब ये डाउट हो रहा है कि मुझे ओपन से करना चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी से मुझे अपना एमए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इग्नू में ये लग रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा राइट, इतना। करेक्ट। मतलब क्लासेस नहीं होती है ना, अपने आप ही हमें करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है राइट, ओपन से। राइट। पर कॉलेजेस में जाते तो हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम वहाँ पर रह के प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ट्रू, दिस इज ट्रू, जो आप कह रहे हैं ये डेफिनेटली एक फैक्ट है कि इग्नू में प्रैक्टिकल एक्सपोजर उस हद तक नहीं मिलता है जितना आपको किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। बट अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको ओपन से जाना है कि रेगुलर में ही जाना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, इग्नू में ज्यादातर वही बच्चे एनरोल कराते हैं जो रेगुलर करना नहीं चाहते, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको लगता है कि वो कुछ और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या साथ में जॉब करना चाहते हैं, राइट, उस तरीके से। तो दे हैव देयर ओन फैक्टर्स कि उन्हें क्यों करना है। तीसरी चीज ये भी है यहाँ पे कि जैसे आप कह रहे हो कि आपको हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं रहा है सीयूईटी के थ्रू एंड ऑल दैट, है ना, कि कोई आपको लग रहा है अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं रहा है, और तो यू आर ऑप्टिंग कि नहीं नहीं, हो सकता है मैं डिग्री तो एमए से भी ले सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा एक्सपोजर लेने के लिए, जहाँ पे इग्नू से करने का मतलब है यू हैव लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड, जहाँ पे आप नेट की तैयारी भी कर सकते हो, आप हॉस्पिटल क्लिनिक्स मतलब इंटर्नशिप्स, मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर सकते हो, साथ में यू कैन लाइक अर्न मनी ऑल्सो, यू कैन आप थोड़ा बहुत काम भी रिलेटेड उस फील्ड में कर सकते हो, सीख सकते हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये वैसे लेकिन कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस हो जाता है कि बच्चे को कौन सा रास्ता पकड़ना है।
तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल थिंग, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फैक्टर्स, और पर्सनालिटी का भी फर्क है। बिकॉज आई नो पीपल, आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने डेलिबरेटली, लाइक जैसे आपकी सिचुएशन है ना, डेलिबरेटली दे आर वेरी ब्राइट पीपल, मतलब बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, और उन्होंने बीए के बाद एमए इग्नू से किया, एंड देन अगेन जस्ट लाइक मी दे क्रैक्ड जेआरएफ and they did PhD, and now they are assistant professor in very good universities, in government universities in fact, और उनसे कोई नहीं पूछता है आपने कहाँ से एमए किया है, बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है खुद को, उन्होंने जेआरएफ भी निकाल लिया, उन्होंने गवर्नमेंट का एग्जाम भी निकाल लिया साइकोलॉजी का। तो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर स्किल। तो अगर आपको लगता है आपके स्किल्स दूसरे तरीके से ज्यादा डेवलप हो सकते हैं, तो अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और अगर आपको लगता है कि यार खुद से आप नहीं कर पाओगे वो स्किल्स डेवलप, इतना मैनेज नहीं कर पाओगे, और यू नीड दैट यूनिवर्सिटी सपोर्ट, देन गो फॉर अ रेगुलर कोर्स, तब आप रेगुलर के लिए जाओ। बट रेगुलर के लिए जाओ भी, तब भी टारगेटेड रहना। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया करियर एंड फील्ड, वो सिर्फ इग्नू के लिए नहीं है, वो हर एमए के बच्चे के लिए अवेलेबल है, राइट? तो जस्ट बी गोल ओरिएंटेड, आप वहाँ क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अदरवाइज क्या होता है ना, जो बच्चे स्टार्टिंग से बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो भी एमए करने के भी 2-3 साल बाद तक नेट नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी scattered, they are very distracted, right? Despite of all the resources they have, right? तो अगेन ये सबके लिए नहीं है जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, बट ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, और आप उसको उनके रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके मैम, ओके। इज इट फाइन? जी मैम। तो मैम आपकी क्लासेस कंफर्म है कि चालू होंगी कुछ दिनों में? हाँ जी, हाँ जी, कंफर्म है। मैम मेरे पास ना एक मैं जिस ग्रुप में हूँ उसमें ना बहुत जल्दी रिप्लाई आता नहीं है। उस ग्रुप में मैंने हाँ, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आता नहीं। मैंने कई बार मतलब मैसेज किया ना कि क्लासेस वगैरह के, तो अच्छा, कुछ रिप्लाई बहुत खास आया नहीं। इग्नू इग्नू के लिए जी जी। आप एक बार दोबारा, आप इग्नू के ग्रुप में ही होंगे ना एडेड? मैं 9871029254 वाले नंबर में, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कोई होता है। ओके। एक तो वेबिनार वाला है। हाँ, वेबिनार वाले ग्रुप में आप है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो ठीक है, अब आ गया हूँ। तो जी, उसमें उसमें तो मैं उसी दिन आ गया। उसमें विल शेयर द डिटेल्स ना, हम उस ग्रुप में भी डिटेल शेयर कर देंगे। और वेबिनार ग्रुप में अगर आप जी। देखेंगे ना, तो वेबिनार ग्रुप में स्वस्ति का नंबर भी है। आप ग्रुप इन्फो में जाएंगे ना, हाँ तो आप स्वस्ति के हाँ, नंबर स्वस्ति पे का। भी आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, है ना? और ग्रुप वेबिनार अच्छा, के ग्रुप में भी जो बच्चे इंटरेस्टेड है, वहां पे भी जिनको भी क्लासेस के बारे में और डिटेल्स चाहिए, वो वहां भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू थैंक नो? यू मैम।